हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीआर एकेडमिक में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स एग्जाम 2025 के लिए 12 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी कि तो फिजिक्स के पेपर में हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी कि जैसे परिभाषाएं पूछ ली किसी का मात्रक पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जा सकता है और उनका आंसर हमको किस तरीके से देना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, यानी कि 100% आने की पॉसिबिलिटी ये रखते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना एक भी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे आंसर देखिए इसका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, अर्थात उन दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि यह अवधारणा माइकल फेराडे ने प्रस्तुत की थी। किसने? माइकल फेराडे ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें भी मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट मैं आपके लिए देता रहूंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आपको आसानी से आप दे सको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? भाई सोचने की बात है और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हमारे सामने है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। भाई कटान बिंदु है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, जिसके कारण उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ओनली एक होती है, ना कि दो होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि संभव नहीं है। इसीलिए कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकने के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आंसर आपको देना है, एकदम इस तरीके से कि अच्छा भी दिखे। ठीक है, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण सदिश से आप क्या समझते हैं? किससे? ध्रुवण सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ध्रुवण सदिश। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं यहाँ पे, परावैद्युतांक पदार्थों के एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का मान ध्रुवण सदिश कहलाता है। परावैद्युतांक पदार्थ होते हैं, उनमें एकांक आयतन में यानी कि v का मान 1 होने पर उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि P हम जानते हैं क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। तो वही क्या कहलाता है? ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसे हम कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब P वेक्टर होने का कारण ये है कि ये कैसी राशि है? वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा P वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर अपॉन V। अब यहाँ पे आप इस P वेक्टर को और इस P वेक्टर को एक मत समझ लेना कि दोनों सेम है, नहीं। यहाँ पे ये जो P है ये कैपिटल P है। कैसा है? कैपिटल P है, जो कि ध्रुवण सदिश है। और यहाँ पे ये स्मॉल p है, जिसको मैंने क्या बोला है? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हम P से लिखते कि नहीं? लिखते थे ना। तो यहाँ पे P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है और V यहाँ पे आयतन है। तो जब हम V का मान 1 लिखते हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे एकांक आयतन में, तो हमारे पास
उत्पन्न जो द्विध्रुव आघूर्ण आता है वही क्या होता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। ठीक है, यही ध्रुवण सदिश होता है। और इसका प्लस पॉइंट अभी आप नोट कीजिए, यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखिए कि घन के केंद्र, घन के केंद्र में आवेश, घन के केंद्र में आवेश हो तो किसमें हो, घन के केंद्र में आवेश हो तो फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान कई बार पूछता है ना क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, तो ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो फ्लक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ये तो हो गया घन के केंद्र में। अब सेकंड हम बात करें कि घन के फलक पर, फलक यानी कि किनारों पर। ठीक है, किस पर, किनारे, मतलब फलक का मतलब है, आप यहाँ पे देखिए जो हमारे पास घन होता है उसकी जो सरफेस होती है ना, जो दीवारें होती हैं, उस पर अगर आवेश हो, पर आवेश हो तो फ्लक्स का मान, तो फ्लक्स का मान फाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम कितने होते हैं हमारे पास फलक, 6 होते हैं, तो 6 फलकों में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे ये फाई का मान हो जाएगा जब जो आवेश है वो फलकों पर हो, यानी कि उसकी सतह पर, सरफेस पर हो। ठीक है, तो ये थे आपके 2 प्लस पॉइंट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल तो 100% आते ही है ऐसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फैरड को परिभाषित कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन है, एक फैरड को परिभाषित कीजिए। अब आप इसको किस तरीके से परिभाषित करोगे बताओ। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए कुछ इस तरीके से आपको देना है। हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, धारिता का मान यही होता है ना, जानते हैं ना। तो एक फैरड का मान हमको निकालना है। एक फैरड का मान कब निकलेगा, जब C क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास आवेश है और आयतन जो है और विभव जो है, दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास फैरड का मान 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से लिखा हुआ है कि Q क्या हो जाए, 1 गुलाम हो जाए, और V क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तब हमारे पास C का मान 1 फैरड आएगा। क्या आएगा, 1 फैरड आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में क्या इसी तरीके से लिखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरीके से लिखना है चलिए जानते हैं। तो देखिए एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से लैंग्वेज बना के लिखना है। यदि किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश 1 कूलाम हो, बिल्कुल हमने 1 कूलाम आवेश दिया है ना, तथा विभव की वृद्धि 1 वोल्ट की हो, तब उस चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फैरड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 फैरड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 फैरड को परिभाषित करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 व C3 है, इनके श्रेणीक्रम एवं समांतर क्रम परिपथ बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए इसका आंसर मैं आपको करवा देता हूं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे धारिताएं यानी कि 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, उनकी हमको धारिता दे दी है C1, C2 और C3। तो उनके लिए हमको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम परिपथ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम परिपथ हमको बनाने हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बनाएंगे श्रेणी क्रम के लिए। तो देखिए 3 संधारित्र है, उनको हमको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए एक कैपेसिटर हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे पास ये हो गया। तो इनको हमको एक वोल्टेज से जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इनको एक वोल्टेज में जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस माइनस। ये यहाँ पे हमारे पास C1 हो जाएगा, ये C2, ये C3, और इसका विभव हो जाएगा V1, V2 और V3। ओके, और यहाँ जो धारा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम का परिपथ आपका बनने वाला है।
अब बात करते हैं समांतर क्रम की। इसकी समांतर क्रम किस तरीके से बनेगा, तो सेकंड नंबर यहाँ पे समांतर क्रम बनाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास कैपेसिटर है तीनों, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे पहला कैपेसिटर हो गया ये, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट इस तरीके से रख देंगे और इनको हम इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारे जो तीनों कैपेसिटर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हाँ, तो तीनों जो कैपेसिटर हैं वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जोड़ देने हैं, ताकि तीनों क्या हो जाए, समांतर क्रम में हो जाए। इनको हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम। तो ये हो जाएगा हमारे पास C1, C2, C3 और इनका विभव हो जाएगा V1, V2 और V3। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इनके लिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लस माइनस। ओके, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो परिपथ है वो संधारित्रों के धारिताओं के बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व से, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। भाई कोई भी चालक है, उसका कोई भी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लीजिए, उसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। धारा घनत्व को कैपिटल J वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये सदिश राशि है, ठीक है। तो J वेक्टर बराबर हो जाएगा I/A। तो यहाँ पे एक बात की गई है एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए, तो यहाँ पे A का मान जब हम 1 कर देंगे तो प्रवाहित यानी कि जो क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे परिभाषा हमारी सिद्ध हो जाएगी कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ए यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और राशि मैंने आपको बताई थी, सदिश राशि ये होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ओम का नियम बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम, बाकी इसको समझने के बाद जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको कचरा लगेगा, बिल्कुल कचरा लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक की लंबाई व पदार्थ की प्रकृति क्या हो, नियत हो यानी कि कांस्टेंट हो, तब चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। सीधे सीधे क्या होती है, समानुपाती होती है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V समानुपाती I, जिसमें जो कांस्टेंट है उसको हटाने पर क्या आ जाता है हमारे पास, एक सॉरी यहाँ पे समानुपाती को हटाने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है R, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। और प्रतिरोध का ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है भाई, ओम होता है, ठीक है। तो ये रही आपका ओम का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति को समझाइए। विद्युत शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, छोटे ही सही बट न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। कोई भी डेफिनेट टाइम है, यानी कि कोई भी निश्चित समय है, उस पर परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू W/T, यानी कि कोई भी निश्चित समय है, उस समय पर धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति P कहलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, और इसका मात्रक की हम बात करें तो वो हो जाएगा वाट, या फिर इसका मात्रक होता है अश्व शक्ति। ठीक है, क्या होता है? अश्व शक्ति, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको हम शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचपी। तो अपने घरों में सबमर्सिबल मोटर होती है, वो एचपी में होती है कि भाई 1 एचपी की हो गई, 1.5 एचपी हो गई, 2 एचपी हो गई, 3 एचपी हो गई। ठीक है, तो एचपी होता है हॉर्स पावर। ठीक है, यानी कि अश्व शक्ति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस क्षमता, लेंस क्षमता किसे कहते हैं समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर, किसी लेंस के द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। देखिए कोई भी लेंस है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, कोई सा भी लेंस आप ले लीजिए, उसका जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा, मान लीजिए अवतल लेंस है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश किरणों को अपसारित किया जाता है, यानी कि फैलाया जाता है। तो फैलाने के लिए जो जो क्षमता लगेगी, यानी कि जो भी पावर उसमें लगने वाली है, तो उसी को क्या कहते हैं? लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखिए इसका फॉर्मूला देख लीजिए, P बराबर 1/f। ठीक है, हमको अगर पावर निकालनी है किसी भी लेंस के लिए तो उसकी ओनली फोकल लेंथ हमको पता होनी चाहिए। बस फोकल लेंथ के द्वारा ही हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ जो है उसका मात्रक होता है m, यानी सॉरी यहाँ पे मीटर होता है, तो 1/m क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। या फिर इसका जो मात्रक होता है, जो कि डॉक्टर्स भी हमको यही मतलब समझाते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो आप डायोप्टर ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको मात्रक वहां पे डायोप्टर लगाना है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें कि अगर हमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो, क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला है वो मीटर वाले के लिए है कि भाई जो फोकल लेंथ होगी वो मीटर में दी हुई होगी, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई हो तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 100/f हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम फोकल लेंथ, सॉरी यहाँ पे लेंस की पावर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर है, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सिंपल है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि कोई भी प्रकाश किरण है, कोई प्रकाश सोर्स ले लीजिए, जब प्रकाश को हम प्रिज्म के द्वारा, यानी कि प्रिज्म से होकर हम उस प्रकाश को गुजारते हैं, तो वो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में किस तरीके से विभाजित होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास प्रिज्म होता है इस तरीके से। ठीक है, जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये इस तरीके से प्रकाश आता है और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है अपवर्तन होने के बाद। ठीक है, तो उन 7 रंगों का क्रम कुछ इस तरीके से होता है, नीचे से पढ़ने पर विपग्योर हमको दिखाई देता है। ठीक है, जो कि आप पढ़ते हो विपग्योर। ठीक है, तो ये था प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसका आप एक नोट पॉइंट ध्यान रखिए कि प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। विचलन का मतलब है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरा और वो जिस रंग में विभाजित हुआ, यानी कि 7 रंग में विभाजित हुआ, तो कौन सा वो रंग का, यानी कि कौन सा वो रंग है जो सबसे ज्यादा मुड़ा है प्रकाश के अपवर्तन के बाद, यानी कि प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के बाद, तो वो कौन सा रंग है? वॉयलेट है, यानी कि बैंगनी रंग है, जो कि सबसे ज्यादा विचलन होता है। और सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। देखिए यहाँ पे कितनी सीधी दिखाई दे रही है, यानी कि रेड कलर है ना, वो बहुत ही कम मुड़ता है भाई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आपके सामने है। लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंस का नियम किस संरक्षण पर आधारित है?
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ये आधारित है, लेंज का नियम। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? बंधन ऊर्जा, भाई वो वाला बंधन नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंधन ऊर्जा क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, वह आवश्यक ऊर्जा जो नाभिक के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बांधे रखती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको बांधे रखने के लिए भी तो कोई ना कोई ऊर्जा काम में आ रही होगी ना, कोई ना कोई तो ऊर्जा हमको यहाँ पे यूज करनी होगी। तो उसी ऊर्जा को क्या बोला है यहाँ पे, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो ये थी बंधन ऊर्जा और ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, ऐसी वीडियोस आगे आती रहेंगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में व्यस्त रहिए। थैंक यू।